ब्रेक के बाद खुशामदीद। मामला है सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का और वही मामला है जो पाकिस्तान के हर इदारे के साथ है, यानी कि पॉलिसीज का अदम तसलसल और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल। और इस दफा शिकार है वो बच्चे, वो मासूम बच्चे कि जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए, इंटर के अंदर बहुत अच्छे नंबर लिए, मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिसीज का समझ में नहीं आता किस साल कौन सी दाखिला पॉलिसी चलेगी, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज के अंदर इंडक्शन होगा। सिंध के अंदर क्या सूरत-ए-हाल है, मेरे साथ मौजूद है पामी सिंध के सदर डॉक्टर सैयद रजी मोहम्मद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सूरत-ए-हाल क्या है, कोई सेंट्रल इंडक्शन की पॉलिसी आपकी आ गई है, कभी कोई पॉलिसी होती है, कभी किस तरीके से कहा जाता है, कोई पूछता भी है आपसे कि कर क्या रहे? आपने जो सवाल पूछा ये बिल्कुल बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और ये इसका बहुत बुनियादी ताल्लुक जो है वो हमारी पॉलिसी से है कि हम बजाय ये देखने के कि ग्राउंड फैक्ट्स क्या हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, हम कोशिश करते हैं कि अपने फैसले विषयों को लागू करें। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो 184 पाकिस्तान में मेडिकल और डेंटल कॉलेज हैं, इनमें से 118 प्राइवेट सेक्टर में है और पानी जो है वो उनको रिप्रेजेंट करती है। सिंध के अंदर जो है हमारे पास 48 जो कॉलेजेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर में। ठीक। तो लेकिन होता क्या है कि हमें ना पूछा जाता है ना शामिल किया जाता है और हमें ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं। अखबार की एडवर्टीजमेंट से पता चलता है कि इस दफा सेंट्रल इंडक्शन हो रही है, किस तरह से हो रही है, क्या हो रही है। हमसे जब बच्चे पूछते हैं तो हम कहते हैं हम खुद लाइन में और मामला जैसे जैसे आएगी आपको बताएंगे। दुनिया भर में ये बात तय हो चुकी है कि स्टेक होल्डर्स को मिलाए बगैर खासतौर पर प्लानिंग फेज में कोई भी फैसला करना जो है वो डिजास्टर। लेकिन डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो इसके दो पोर्शन है। एक पोर्शन तो ये है कि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल होती है, पॉलिसी हुकूमत बना देती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो स्टेक होल्डर्स किसी सूरत जो है वो हिस्सा नहीं बनते। लेकिन दूसरी जानब ये भी तो इल्जाम आता है ना कि आप लोगों के अगर हवाले एडमिशंस कर दिए जाए तो आप बहुत भारी फीसेस लेते हैं, इतनी फीसेस लेते हैं कि जिसकी बुनियाद पर बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता और हुकूमत को कहीं ना कहीं रेगुलेटरी चेक तो रखना पड़ता है ना। देखिए इस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो अपने कर रहा है, खर्चे कर रहा है और जो सालाना जो मतलब इकोनॉमी है वो 150 अरब रुपए की है। 150 अरब रुपए सिर्फ कॉलेजेस की, उसके साथ जो अस्पताल है उसके तकरीबन इतने ही और है। अब इस पूरी इकोनॉमी को बैठ के कोई अगर बात करे कि इसको किस तरह चलाना है, मसला ये है कि मैं मुझे जब से ये मुझे को बताई है कभी एक दफा भी बैठ के उन्होंने पॉलिसी मीटिंग में नहीं बनाया और मैं भी अखबारों के जरिए ही पढ़ता हूँ, टीवी के जरिए ही मालूम चलाता हूँ कि क्या हो रहा है। इसी तरह हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट जो है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान चौधरी साहब, वो भी इसी तरह से बेचारे लाइन रहते हैं और उनसे भी जब हम पूछते हैं तो वो भी उनको भी बतला दी जाती है। मसला ये होता है दुनिया भर में देखिए 184 में से 118 कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर में, हमें दिखा के आप पूछे तो सही तो हम क्या करते हैं। आपको बताऊं अगर आप चाहे ये इसको हुकूमत को ले जाए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट छोड़ दें, सालाना जो है वो कम से कम 150 अरब रुपए हुकूमत के खर्च होंगे इसमें कि जो मौजूदा स्टेटस को मेंटेन करने में। और आप ये देखें कि हुकूमत एक तरफ कहती है कि हम प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना चाहते हैं, लेकिन पीआईए जो है 100 अरब रुपए जो है नुकसान कर रही है। बिल्कुल आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर के 150 अरब रुपए को लेके उसमें डालेंगे और उसके बाद इसका बोझ टैक्स पेयर पे पड़ेगा, उसका वो कहां से आएगा? बिल्कुल नहीं कह रहे है हमारे पास। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। एक जाने पॉलिसी हमारी ये है कि हम प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, बीमार इदारों को अपने से हटाना चाहते हैं, दूसरी जानिब आप भी कहते हैं कि मेडिकल की तालीम में खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर को दबाया जाता है और ताकि जो है वो सरकारी इदारों को जो है वो फंड दिए जाए, उसके बाद हुकूमत के ऊपर ही बोझ पड़े। सर आप देखिए पंजाब में जो सूरत है वो पंजाब से होता है इसका सेंट्रल इंडक्शन का। उन्होंने कहा कि सारे कॉलेजेस के एडमिशन हम करके आपको बताएंगे कि आपको किसको पढ़ाना है। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये की कि पहले साल की फीस भी जो है वो मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जमा कराएं। आप बताइए नेशनलाइजेशन और क्या होती है। 1970s में हमने नेशनलाइजेशन करके देख ली, आखिर में स्कूलों और कॉलेजों को पुराने मालिकों को देना पड़ा वापस, लेकिन हम सीखते नहीं। दुनिया भर में ये प्रोग्राम कहीं नहीं चलता। अगर आप ये समझते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो बच्चों पे बोझ पड़ता है, उसके लिए हमने तजावीज दी है। देखिए मैं आपको एक तजवीज
तो आपके तवज्जो से सब आपके जो सामने उनको देता हूँ कि दुनिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप के बहुत से देशों में क्या होता है कि बच्चों को लोन मिलता है। बच्चे लोन लेते हैं जब दाखिल होते हैं बैंक से थ्रू, और वो लोन उनको पास होने के बाद 25 साल में थोड़ा थोड़ा उनके कट के वो चुकाना होता है। नतीजा अगर आप ये ले आए उसमें, अच्छा लोग कहते हैं कि नहीं बच्चे भाग जाएंगे, भाग कैसे जाएंगे, और उनकी जो फुल रजिस्ट्रेशन आप ना करें, उनकी आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करें, जो कागजात रखें बैंक के पास, और जब वो पैसे रकम चुके जाए तो आप उनको वापस कर दें। बिल्कुल, उसको पहले जाना, पहले रकम पे करके वापस ले ले, तो उससे क्या होगा कि आपके स्वीपर का जो बच्चा है वो भी जो है, अगर वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहेगा तो वो पढ़ लेगा लोन लेके गवर्नमेंट से। बिल्कुल ठीक है, यकसा मौके होने चाहिए, चाहे जो भी हो, जिसके लिए भी हो। जी हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे अगर प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से दबाया जाएगा तो फिर प्राइवेट सेक्टर तो फिजल आउट हो जाएगा, फिर तो खत्म हो जाएगा ये सब कुछ। सर देखिए ना, आप खुद सोचें कि एक तरफ तो मुल्क इतनी मुश्किल, मैं उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं तकलीफ, बड़ी अच्छी तकलीफ उन्होंने की, सवाल के जवाब दिए, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, इनको किस तरह टैकल किया जाए, इसके बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। डॉक्टर साहब वो वजीर लगाते हैं निजकारी का, फवाद हसन फवाद साहब वजीर हैं, वो प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि कौन से इदारे नुकसान कर रहे हैं, उसके बाद किसको बेचना है। सर आपके जो है वो तकरीबन 200 अरब रुपए सालाना टैक्स करके मेडिकल के डॉक्टर्स को पढ़ाने में लगती है पब्लिक सेक्टर में। अच्छा, ये 200 अरब रुपए तो आप खर्च कर रहे हैं हर साल, इसका कोई जिक्र भी नहीं करता। लेकिन आपको ये जो प्राइवेट सेक्टर जो, अच्छा मयार का भी तो मामला है ना। देखिए जो पब्लिक सेक्टर के कॉलेज है, ये तासुर जाता है कि उनका शायद मयार आप लोगों से बहुत बेहतर है, आप लोग पैसे भी ज्यादा लेते हैं, मयार भी ठीक नहीं रखते। देखिए हमारे साइंस में आप माशाल्लाह आपको बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके सामने भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो जानते हैं कि हर चीज का एक एविडेंस होता है, रिसर्च होती है, तो कोई भी कुछ सिखा के कर सकता है। आप देखिए मेरे कॉलेज के जो खास के जो बच्चे हैं वो इस वक्त FCPS का बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। FCPS के अंदर उसके इसी तरह नम्स से रिलेटेड है, नम्स के रिजल्ट में आप उनके भाई छात्र से बात करें, वो हर साल मुझे मुबारकबाद देते हैं कि आपके रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, ये बात उठा के कह देना बहुत आसान है, लेकिन इससे कोई रिसर्च हुई है, एविडेंस है इस बात का कि प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट कम है, कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सूरत-ए-हाल वही है जो पाकिस्तान में हर इदारे के साथ है, हम इदारों को खुद बीमार करते हैं, अब हम प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस को बीमार करना चाहते हैं। जिस तरीके से हम पहले बीमार कर चुके हैं उन तमाम पब्लिक सेक्टर की तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, चाहे फिर वो PIE हो, स्टील मिल हो या कोई और इदारा हो। बहरहाल हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक जानिब निजकारी की बात करते हैं, दूसरी जानिब प्राइवेट सेक्टर का, खासतौर पर एजुकेशन का ऐसी पॉलिसीज लेके आते हैं, ऐसे मामला लेके आते हैं कि जो खिलवाड़ का सबब बनता है और चीज को तबाह करने का मामला बनता है। आप जरूर करें, रेगुलेशन जरूर करें, लेकिन ये देख लें कि किस तरीके से करनी है, स्टेक होल्डर्स कौन है, किसके साथ क्या बात करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।